Good morning, student. Today I am going to teach you chapter 12, Living in Harmony of class 7th in MSc. So, open your book and take out page number 71. Interdependence is a fundamental law of nature. Even tiny insects survive by cooperating with each other. इंटरडिपेंडेंस माने एक दूसरे पर निर्भर रहना। यस, तो हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसका रूल ये है कि हम एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। यानी हम अकेले ही अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ तक कि छोटा सा जो इंसेक्ट होता है, कीड़ा भी कॉपरेशन द्वारा यानी सहयोग द्वारा अपनी लाइफ को क्या करता है, एक दूसरे के सहयोग से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाता है। तो यहाँ पर हम लिविंग इन हार्मनी मीन्स माने कॉपरेशन करते हुए एक दूसरे से कैसे रहना, सद्भावना से रहना कहलाता है लिविंग इन हार्मनी। और ये जो लाइंस थी वो है आपकी दलाई लामा की। नाउ गेट स्टार्ट। वन डे एन ईग्रेट लैंडेड ऑन द बेक ऑफ अ बफेलो. Its claws dug a little too deep into the buffalo's back. The impatient buffalo got angry. With a swish of its tail, it sent the egret cartwheeling into the air. The poor egret landed on its back with a thud. एक बार क्या होता है कि एक बगुला क्या करता है, लैंडेड यानी उतरता है किस पे, बफेलो यानी भैंस की बैक यानी पीठ पर। तो जब वो पीठ पे जब बैठता है तो उसके जो क्लॉज यानी पंजे होते हैं वो थोड़े बफेलो को यानी भैंस को चुभते हैं उसकी पीठ पर। तो वो बफेलो से सहन नहीं होता है, तो उसको क्या करती है, गुस्सा हो जाती है और एक ही अपनी टैल से यानी अपनी पूंछ से झटका देती है, जिससे वह बगुला क्या करता है कि जैसे एक पहिए का होता है, एक पहिया होता है गाड़ी का, इस तरह से हवा में घूम जाता है। तो पुअर ईग्रेट लैंडेड ऑन इट्स बैक विद द थर्ड। और जो बेचारा ईग्रेट यानी पुअर मीन्स यहाँ पर है बेचारा जो बगला होता है वो उसकी बैक पर एकदम झटके से आ जाता है। आउच क्राइड द ईग्रेट, आउच इंडिकेटेड लुक हुज कंप्लेनिंग सेंड द बफेलोज। जो ईग्रेट यानी बगला होता है वो चिल्लाता है, तो उसको क्या करती है, बफेलो जब चिल्लाती रहती है तो भैंस कहती है कि कौन शिकायत कर रहा है, वास्तव में किसको शिकायत करनी चाहिए। द ईग्रेट एंड द बफेलोज ग्लोवर्ड एट ईच अदर. द बफेलो lowered its horns and raised its tails for a fight. The egret sharpened its beak and filled its claws in answer. The other egrets and buffaloes gathered closer. This was promising to turn into an interesting battle. Since they were not involved, they thought it would be fun to watch. Yes, जब इस तरह से उनकी बहस बढ़ती है तो बगला और भैंस एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। बफेलो अपना क्या करता है, अपने जो सींग होते हैं उसको नीचे कर लेता है लड़ने के लिए और अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेती है। इसी तरह जो बगला होता है अपनी जो चोंच होता है इसको तीखी कर लेता है और अपने क्लॉज यानी अपने पंजों को दिखाता है उसके बदले में। इसके अलावा जैसे ये चीज़ें जो थी, ये सीन जैसे ही अदर जो एनिमल्स थे उनके ग्रुप के और जो भैंसे और जो बगले थे वो भी ये सब देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो लड़ाई थी, जो भैंस छिड़ी थी उनमें, वो एक इंटरेस्टिंग होने वाली थी, एक फ़न के रूप में होने वाली थी। वो सब इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन वो इसको देखना चाह रहे थे। The buffaloes began to laugh. Ever seen an egret win against one of us? They teased the birds. तो बफेलो यानी भैंसें बोलती हैं, हंसती हैं और बोलती हैं, कभी तुमने एक बगले को एक भैंस से जीतते हुए देखा है? तो वो इस तरह से बोलते हुए उन बर्ड्स को यानी इन पक्षियों को क्या करती है, टीज करती है, ताना मारती है। द ईग्रेट्स हॉप्ड अराउंड एंग्रीली. ये बात सुनते ही जो बगले थे वो भी क्या करते हैं, वो गुस्से से उछल पड़ते हैं। डिडंट यू जस्ट सी वॉट वन डिग ऑफ एन ईग्रेट्स क्लॉज कैन डू टू यू स्नैप्ड, सॉरी दे स्नैप्ड. तो जो बगले होते हैं वो भी बोलते हैं
कि गुस्से से बोलते हैं, क्या तुमने देखा है कि जो हमारे पंजे होते हैं उससे कोई जीतेगा? इस तरह से बोलते वो अपना आंसर देते हैं। एन ओल्ड बफेलो ग्रेजिंग नियर बाय लुक्ड अप, रॉन्ग, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, he said, in all my years I have never seen an egret and a buffalo fight. Ask this old egret that has been feeding on my back for longer than I can remember. तो वहीं पर एक बूढ़ी जो भैंस थी वो चल रही होती है, तो वो ऊपर देखते हुए बोलती है, गलत, तुम सब गलत हो। उसने कहा कि मैंने अपने इतने सालों में कभी नहीं देखा कि एक बगले में और एक भैंस के बीच में लड़ाई होते हुए। देखो पूछो इस बूढ़े, ये पास में एक बूढ़ा जो बगला आता है उससे बोलती, देखो पूछो इस बूढ़े बगले से कि उसने भी कभी देखा है, उसको कितना टाइम हो गया कि मेरी जो पीठ है उस पे से वो क्या कर रहा है, मेरी पीठ पे बैठते उसको बहुत टाइम हो गया है। द एजेड ईग्रेट नॉडेड एट टाइम्स। तो उस जो बूढ़े बगला था उसने क्या करा, अपना उस समय अपना सिर हिलाया। द टिक आई वॉन्ट टू फीड ऑन सिलिंग ऑन सो हार्ड दैट आई पैक्ड his back a little too hard, but he taxed that, she said। तो उसने कहा कि जो जिस पैक यानी जो वहाँ पर जो भैंस होती है जो उस पर कई टिक में से कीड़े होते हैं, इंसेक्ट जो भैंस पर लगे होते हैं, जो भैंस की स्किन पर चिपके होते हैं, जिसको ये बगला खा लेता है। तो वो बोलता है कि कई बार मुझे इस कीड़ों को निकालते हुए, टिक को निकालते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन और इस ऐसा करते हुए क्या होता है, कुछ पंजे भैंस के पीठ पर लग जाते हैं, लेकिन मैं इनको ले लेता हूँ, ऐसा वो कहता है। समटाइम्स व्हेन टू मैनी फ्लाइज ट्रबल मी आई स्विच माई टेल टू क्लोज टू द ईग्रेट, बट शी डज नॉट पैक मी एनी हार्डर टू टेक रिवेंज, पॉइंटेड आउट ऑफ द बफेलो। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पर जब कई मक्खियाँ होती हैं जो मुझे परेशान करती है, तो मैं अपनी पूँछ को झटके से क्या करता हूँ, मारते मतलब पूँछ को झटका के ईग्रेट यानी बगले के पास ले जाता हूँ, लेकिन वह बदले में मुझे क्या नहीं करती है, मुझे अपने पंजों को नहीं चुबाती है। उसने पॉइंटेड आउट द बफेलो, बफेलो ने ये बताया। वेल दैट्स नॉट वेरी वाइज ऑफ यू, इज इट, सेड वन बफेलो, वॉट डू यू हैव टू लॉस? You are big and strong and so you should control that egret who takes a free ride on you. ठीक है, ये अपने लिए बुद्धिमानी नहीं है। क्या यह है? एक उनमें से एक बफेलो यानी एक भैंस कहती है, क्यों आप इतना लॉस यानी इतना कंट्रोल करते हो अपने ऊपर, इतना क्यों मतलब अपने आप को कम मतलब स्ट्रॉन्ग हो, आप बड़ी हो इतनी, तो आप क्या करते, आप क्या करना चाहिए जब आप पे फ्री में क्या करता है, राइड माने सवारी करता है, जब ये बगुला आप पर फ्री में सवारी करता है तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड कंट्रोल, आप इसके क्या करती हो, बगले को कंट्रोल कर सकती हो एक पूँछ के अपने झटके से। इस तरह से एक बफेलो बोलती है। The egrets took umbrage at the slide, and what stops you from giving him a hard pitch and flying off before that dung-glass tail can reach you? They returned the old egret. तो ये बात सुनकर उनको भी थोड़ा क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है बगलों को। तो बोलते हैं कि वो उस बूढ़े बगले से बोलते हैं, आप अपने आप को क्यों रखते हो, आप एक हार्ड पिंच यानी एक ज़ोर से अपने पंजों को गड़ा के क्यों नहीं गड़ाते हो, जब क्या करता है, जब भैंस अपनी पूँछ को क्या करती है, गोबर से सनी हुई पूँछ को आप तक ले जाती है। दे टॉन्ट द ओल्ड ईग्रेट, इस तरह से उन्होंने एक ताना कसा बूढ़े बगले पर। द ओल्ड बफेलो एंड हिज ईग्रेट फ्रेंड shook their heads sadly. Neither of us would hurt the other if we could help it, said the buffalo. तो उस बूढ़े बफेलो यानी बूढ़ी भैंस ने और जो बूढ़ा बगला था उसका दोस्त था, उन दोनों ने क्या करा, उदासी से अपना सिर हिलाया और बोला कि हम में से कोई एक दूसरे को नहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि हम जानते हैं कि हम एक दूसरे को क्या करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसा भैंस ने कहा। वी नीड ईच अदर, एग्रीड द ईग्रेट, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। इस बात से वो जो बूढ़ा था बगला था उसने भी सहमति दी। These pesticide make me most uncomfortable when they walk all over me. They make me itch when they bite and they draw my blood. I could even get tick fever, said the buffalo. जो ये पेस्टिटिक्स होते हैं यानी जो कीड़े होते हैं ये
जो चिपके होते हैं मेरी बॉडी पे मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, यानी मुझे अजीब सा फील होता है जब ये मेरी पूरी बॉडी पर क्या करते हैं, घूमते हैं। वो मुझ में क्या करते हैं, ईचिंग माने खुजली। वो मेरी बॉडी पे क्या करते हैं, खुजली देते हैं, और जब वो मुझे काटते हैं या मेरा खून पीते हैं। इसके अलावा मुझे कई बार टिक फीवर भी हो जाता है, बफेलो ऐसा बोलती है। एंड आई सेव सो मच टाइम एंड एनर्जी आफ्टर आई लैंड ऑन हिज बैक। I don't need to go too far to look for the next morsel, explained the egret. इसके बदले में वो बगला आंसर देता है कि मुझे भी क्या होता है, मैं इसकी जो बैक है, बफेलो की जो बैक है, पीठ है, उस पर सवारी करता हूँ और मैं अपनी एनर्जी और अपने टाइम का क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आराम से वहीं पर ही मुझे अपना खाना मिल जाता है और मुझे निवाले के लिए, मोर्स मिस माने निवाला या अगले फूड के लिए ढूंढने के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ता। इस तरह से बगले ने एक्सप्लेन किया। आउच बिलाउड द बफेलो सडनली। हाई ईग्रेट जस्ट चेक द टिप ऑफ माई राइट ईयर, विल यू? एज द ईग्रेट पुल आउट अ ह्यूज स्टिक एंड gobbled it, the old buffalo sighed in relief. The egret plunged with joy. इतने ही में क्या होता है, जो भैंस होती है वो अचानक चिल्लाती है और बोलती है, ए बगले, तुम चेक करो मेरी जो राइट ईयर है, यानी मेरा जो दाहिना कान है, उस पर शायद कोई क्या है, टिक है, क्या तुम इस बड़े से कीड़े को निकाल दोगे? तो जैसे ये क्या करता है, ऐसी बात सुन के बगला उसके पास जाता है और क्या करता है, उसको खींचता है, उस टिक को खींच के निकाल देता है अपनी चोंच से और उसको निकल जाता है। इस तरह से भैंस होती है वो आराम से राहत की सांस लेती है। On cue, all the other egrets got back to their buffalo's back, and all the other buffaloes began to chomp on the grass once again. Peace prevailed as it always had between the egrets and the buffaloes. तो इस तरह उसी मोमेंट पर सारे जो बगले होते हैं वो क्या करते हैं, भैंस के जो पीठ है उस पर चल जाते हैं और जो भैंस होती हैं वो चलना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह जैसे पहले शांति थी वैसे वापस शांति हो जाती है और दोनों ही के बीच में शांति हो जाती है। तो इस तरह हमने देखा इस स्टोरी में दोनों को बात समझ में आ जाती है कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमें कैसा रखना चाहिए, हमें कॉपरेशन के साथ ही एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम जो लिविंग थिंग्स है एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। नाउ, can any living creature survive without the help of others? We all depend on other living things, plants and animals. In some way, in order to survive, we depend on others for food, shelter and other needs. Thus, we are interdependent rather than independent. Nature is full of amazing examples of different organisms helping each other and living together in harmony. Yes. कैन एनी लिविंग क्रिएचर, यानी कोई भी ऐसा क्रिएचर जीव नहीं है जो बिना किसी दूसरे की हेल्प के अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है, यानी रह सकता है जिंदा। हम सब दूसरी लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या है, डिपेंड है, चाहे से वो प्लांट हो या एनिमल हो। यानी हम कह सकते हैं कि हम खाने के लिए, अपने रहने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए हम एक दूसरे पर डिपेंड है, चाहे से प्लांट हो या एनिमल हो। इस प्रकार हम इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर आश्रित है, ना कि हम इंडिपेंडेंस है, मतलब हम स्वतंत्र नहीं है कि हम एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। नेचर जो है इसी तरह के एग्जाम्पल से फिल हुई, मतलब इस तरह के जो विभिन्न तरह के जो ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के साथ रहते हुए अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, उन एग्जाम्पल से भरी हुई है। कुछ एग्जाम्पल अब हम इस आगे इस चैप्टर में रीड करेंगे। द येलो टैंक फिश एंड द ग्रीन सी टर्टल हेल्प ईच अदर इन इंटरेस्टिंग वे। द येलो टैंक फीड्स ऑन एल्गी एंड द टर्टल हैज lots of these on its back. So groups of yellow tang wait for a green sea turtle to come by. एक येलो टैंक फिश और ग्रीन सी जो टर्टल होता है वो एक दूसरे की एक इंटरेस्टिंग तरह से दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो येलो टैंक फिश होती हैं वो क्या करती हैं, जो कछुए के ऊपर जो एल्गी एक तरह के प्लांट होते हैं उससे को अपना खाना बनाती है। तो वो उसको बहुत सारी एल्गी कहाँ मिल जाती है, कछुए के पीठ पर। और इसलिए जब क्या होता है, बहुत सारे जो ग्रुप में जो येलो टैंक होती है
वो क्या करती है, ग्रीन सी टर्टल के आने का इंतज़ार करती हैं। When the turtle arrived, it stopped while the fish gobble up the algae and the parasite that trouble the turtle skin and shell. तो जैसे ही टर्टल आता है तो क्या करती हैं वो एल्गी और जो अदर पैरासाइट्स होते हैं, जो कछुए की पीठ पर लगे होते हैं, कीड़े होते हैं एक तरह के, जो कछुए की स्किन को क्या करते हैं, ईचिंग क्रिएट करते हैं, तो उनको वो मतलब निगल जाती हैं और उसकी जो टर्टल की स्किन और शेल होती है उसको स्मूथली बना देती हैं। द येलो टैंक गेट दियर डेली डोज ऑफ एल्गी वाइल द टर्टल इज़ हैप्पी टू हैव इट शेल क्लीन एंड स्मूथ। तो जो येलो टैंक होता है मतलब फ़िश होती हैं, इस तरह उनको रोज़ाना अपना खाने के लिए डोज मिल जाती है और इसके बदले में जो टर्टल होता है उसकी स्किन एकदम साफ और चिकनी हो जाती है। इन अदर वर्ड अ हेल्दी मेक ओवर दैट मैक इट इज़ियर फॉर द टर्टल टू स्विम। जो मतलब यूँ कहा जाता है दूसरे शब्दों में, जो टर्टल को तैरने में क्या कर जाती हैं, इस तरह जिस तरह एल्गी और पैरासाइट को खाकर जब उसकी स्किन को क्लीन कर देती हैं तो टर्टल के लिए भी ईजी हो जाता है कि वो आसानी से तैर पाए। लार्ज फिश सच एज पैरटफिश, damselfish and the sharks go to John's, where smaller cleaner fish such as catfish and gobies feed on parasites and dead tissues from the surface on the large fish. The large fish do not eat the small fish as they want to be clean and tickled. ये जो बड़ी मछलियाँ होती हैं जैसे पैरट फिश, डैमसेलफिश और शार्क, वो ऐसे जोन्स यानी ऐसे एरिया में जाती हैं जहाँ पर क्या होती है, छोटी साफ़ करने वाली मछलियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, इसकी जो स्किन होती है वो उस पर से डैश टिश्यूज़ होती हैं उनको खा लेती हैं। इस पर जो पैरासाइट लगे होते हैं उनको क्या कर देती हैं, खा जाती हैं। तो इस तरह जो बड़ी फ़िश होती हैं वो छोटी फ़िश को नहीं खाती, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो उसके जो टिकल लगे होते हैं यानी जो जिससे कीड़े लगे होते हैं उनकी स्किन पे, वो उनको क्लीन कर देती हैं। द हनी गाइड बर्ड्स हैव अ यूनिक रिलेशनशिप विद द याव हंटर गैदर्स who live in the grassland and the forests of south eastern Africa. यस, इसी तरह का एग्जाम्पल और है हनी गाइड बर्ड्स का। और जो एक हंटर होता है जो है याव हंटर के नाम से जानता है, उनकी एक स्पीशीज़ होती है जो कि साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में के घास के मैदानों में पाई जाती हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं, द बर्ड्स फीड्स ऑन बीज एंड बीज वैक्स वाइल हनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीपल्स डाइट। तो जो बर्ड्स होते हैं ये हनी गाइड बर्ड्स, वो क्या करते हैं, जो बीज होती हैं यानी मक्खियाँ होती हैं वो बी वैक्स को खाते हैं और बदले में जो इनका हनी होता है, मधुमक्खियों का हनी होता है, वो वहाँ की लोगों का एक क्या होता है, मुख्य खाना होता है। बट द बर्ड्स डिपेंड ऑन ह्यूमन हेल्प टू गेट देयर फूड। इन टर्न दे हेल्प द हंटर यूजुअली हिडन हाई इन द hollows ऑफ ट्रीज। द हंटर gatherers smoke out the beehives and open up the nest with their tools. The birds wait while the people gather honey and leave scraps of honeycombs for the birds to finish off, making it is a good deal for both the humans and the birds. अब birds और humans के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो अच्छा जो रिलेशनशिप है वो इसमें शो किया गया है। जो बर्ड्स होते हैं वो ह्यूमन की हेल्प कैसे करते हैं, उनको खाना दिलाकर। बदले में दे हेल्प द हंटर, वो बदले में क्या करते हैं, उन हंटर की हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, जहाँ पर हनी होता है उसको वो क्या करते हैं, लोग बताते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, गिविंग आउट ए लाउड कॉल, वहाँ पर वो ज़ोर से चिल्लाते हैं ताकि क्या हो, जो बी हाइव्स होती है उनको इकट्ठा करते हैं, जो क्या करती है अपने ट्री के में जो छज्जे होते हैं उनमें अपना हनी छुपा के रखती हैं। तो वो जो हंटर होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, स्मोक यानी धुआं जलाते हैं और छज्जों से क्या करते हैं, टूल्स के थ्रू क्या करते हैं, हनी को निकाल लेते हैं। तो बर्ड्स वेट करते हैं कि पीपल आएँ और हनी को लेके जाएँ। ओके, तो इस तरह देखते हैं कि एक अच्छा काम करते हैं और अच्छी तरह की गुड डील होती है ह्यूमंस एंड बर्ड्स के अंदर। Bees and flowers also share a unique relationship. Bees depend on flower to get nectar, which they use to make honey, and flowers depend on bees for pollination. Do you know how important the little bees is for us?
बीज पॉलिनेट मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स दैट फीड अस। ये जो बीज होती हैं और जो फ्लावर होते हैं यानी मधुमक्खियाँ और जो फ्लावर यानी फूल होते हैं उनके बीच में भी एक यूनिक रिलेशन होता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये फूलों के रस पे डिपेंड करती हैं, जो उनको हनी बनाने के काम में लेती हैं। इसके बदले में जो फ्लावर होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों पर डिपेंड होते हैं। क्या आप जानते हैं कि लिटिल जो बी होती हैं मधुमक्खियाँ होती हैं वो हम क्या होती हैं, वो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो क्रॉप्स हम मोस्टली खाते हैं वो बीज यानी मधुमक्खियों के द्वारा ही पॉलिनेट की जाती हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सच अनयूजुअल फ्रेंड्स, नेबर्स और कलीग्स हेल्पिंग ईच अदर। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड इन द वेब ऑफ लाइफ। तो इस तरह आपने देखा जो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, हमारा संसार है, वो हमारे इसी तरह के फ्रेंड, हमारे कलीग यानी हमारे साथ काम करने वाले हमारे पड़ोसियों से है जो हमारी हेल्प करते हैं। तो हम सब क्या हैं, एक दूसरे से हमारी लाइफ में इंटरकनेक्ट हैं, यानी किसी न किसी माध्यम से हम एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड हैं। तो इस तरह हमारी लाइफ का एक वेब बनता है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, सो रीड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।